हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सामूहिक सुरक्षा की, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कलेक्टिव सिक्योरिटी की क्या भूमिका है और सामूहिक सुरक्षा के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या अवधारणा है, उसकी विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम पहले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का दृष्टिपात किया जाए तो हम हर कदम पर ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जब से भी जो है प्रारंभ हुआ है, शुरू से लेकर और आज तक भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो सबसे बड़ी समस्या जो रही है, यह सबसे बड़ा जो मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आज भी हमारे सामने है, वो है युद्ध, वॉर। युद्ध प्राचीन समय से लेकर और आज तक भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से हम खत्म नहीं कर पाए हैं। युद्ध के बारे में ये कहा जा सकता है कि युद्ध प्राचीन काल से ही, जब से राष्ट्रीय राज्य या उससे भी पहले जब से राजतंत्रीय राज्यों की विश्व में स्थापना हुई, तब से लेकर आज के उत्तर आधुनिक काल तक भी युद्ध अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि शांति जो है, शांति की स्थापना करना या शांति की व्यवस्था करना जो है, वो सबसे बड़ा उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बन जाता है। और युद्ध और शांति दोनों ऐसे मुद्दे हैं, दोनों ऐसी अवधारणाएं हैं, दोनों ऐसे अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो हैं विचार हैं, जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी मौजूदगी जो है वो दर्ज करवाते रहते हैं। शुरू से ही हमने ये देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राज्यों ने युद्ध को कम और शांति को अधिक करने के प्रयास किए हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जब से शुरू हुई है, युद्धों को कम करने के प्रयास किए गए हैं और शांति व्यवस्था और सुरक्षा को अधिक बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं। हालांकि प्राचीन काल में शांति के लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किए गए, परंतु आधुनिक काल में ये मानते हुए कि युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है, महत्वपूर्ण अंग है और युद्धों को जो है बहुत आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता, ये मानते हुए हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन की अवधारणा को पढ़ा। शक्ति संतुलन की अवधारणा का भी उद्देश्य यही था कि युद्धों को जो है कम से कम कर दिया जाए। उसके बाद बहुत सारे अन्य ऐसे सिस्टम आए, बहुत सारे अन्य ऐसे प्रक्रियाओं ने जन्म लिया, बहुत सारे ऐसे जो है अंतर्राष्ट्रीय राज्यों ने मिलकर बहुत सारे ऐसे प्रयास किए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में से या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से युद्ध को कम कर दिया जाए और शांति व्यवस्था को जो है बनाए रखा जाए। तो और बहुत सारे तरीके आजमाए गए, निशस्त्रीकरण अपनाया गया, आपसी बातचीत अपनाई गई, सामूहिक सुरक्षा अपनाई गई, बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी अपनाई गई ताकि शांति स्थापित हो सके। तो और आज के समय में हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं, उनकी सदस्यता सभी राज्यों को दिलवाई जाती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति की जो है वो स्थापना हो सके। परंतु आज का हमारा विषय है सामूहिक सुरक्षा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा हम पहले बैलेंस ऑफ पावर पढ़ चुके हैं, बैलेंस ऑफ पावर में मैंने आपको बताया था कि शक्ति को बैलेंस करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राज्य जो है वो कार्य करते हैं और किसी भी राज्य की शक्ति को उस हद तक नहीं बढ़ने देना चाहते जिस हद पर जाके वो अन्य राज्यों के लिए खतरा साबित हो जाए या अन्य राज्यों के ऊपर आक्रमण कर दे।
तो जिस प्रकार बैलेंस ऑफ पावर का सिद्धांत जो है 19वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण रहा, 18वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण, 18वीं और 19वीं दोनों शताब्दियों में महत्वपूर्ण रहा, उसी प्रकार सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति व्यवस्था की स्थापना करने के बाद, बैलेंस ऑफ पावर के बाद दूसरा बड़ा ऐसा सिद्धांत हमारे सामने आया जिसने शांति की स्थापना के लिए जो है कार्य किया। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं सामूहिक सुरक्षा का अर्थ क्या है, सामूहिक सुरक्षा किसे कहेंगे, कौन सी व्यवस्था है, किस प्रकार इसको डिस्क्राइब जो है वो किया जा सकता है। तो सामूहिक सुरक्षा से हमारा जो अभिप्राय है, सामूहिक सुरक्षा से अभिप्राय ये है कि प्रत्येक देश या लाइक माइंडेड जो देश हैं या एक तरह का व्यवहार करने वाले जो राज्य हैं या मित्र राज्य जो हैं, वो एक जैसे जो राज्य हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए संयुक्त प्रयत्न करें, यानी सामूहिक प्रयत्न करें। यदि कोई आक्रमणकारी राज्य उन पर हमला करता है, किसी भी एक राज्य पर या सब राज्यों पर अगर हमला होता है तो उसका मुकाबला सभी राज्य मिलकर करेंगे, डटकर करेंगे और सभी राज्यों की सेनाएं आक्रमणकारी राज्य के विरुद्ध मिलकर कार्यवाही करेंगी, यानी सामूहिक कार्यवाही करेंगी। और सामूहिक सुरक्षा से अन्य अभिप्राय यह भी है, ये एक सिद्धांत पर आधारित है, दैट वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। सभी राज्य एक के लिए हैं और एक राज्य भी सभी के लिए है। उदाहरण के लिए यदि एक राज्य पर आक्रमण होता है, यदि एक राज्य पर जो है युद्ध थोप दिया जाता है, तो अन्य उसके जो सहयोगी राज्य हैं वो सामूहिक रूप से उसका साथ देंगे और उसको और आक्रमणकारी जो देश है उसके विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करेंगे। इसी तरह जो सामूहिक राज्यों ने जो प्रण लिया है वो सभी राज्य, किसी भी राज्य के ऊपर यदि आक्रमण होगा तो वो मिलकर कार्यवाही करेंगे। तो ये तो रहा सामूहिक सुरक्षा का मोटे मोटे जो है वो अर्थ है सामूहिक सुरक्षा का। यदि हम इनकी परिभाषाओं पे जाएं तो पामर और पर्किंस के शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सामूहिक सुरक्षा का अर्थ जो है वो शांति के खतरे से निपटने के लिए सामूहिक उपाय हैं, यानी ऐसे खतरों से निपटने के लिए सामूहिक उपाय हैं जिन खतरों से शांति भंग हो सकती है एक राज्य की या अन्य राज्य की, और सभी राज्य मिलकर जो है प्रयास करेंगे और सभी राज्य मिलकर अपनी सामूहिक सुरक्षा करेंगे और आक्रमणकारी देश के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही में लिप्त होकर उसको सबक सिखाएंगे। इसी तरह यदि हम मोरगेंथो के विचार पढ़ें तो मोरगेंथो ने कहा था कि सामूहिक सुरक्षा का अर्थ होगा कि एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए, यानी यदि एक पर आक्रमण हो जाता है तो सभी राज्य जो हैं वो मिलकर कार्यवाही करेंगे, और यदि किसी भी राज्य के ऊपर आक्रमण हो जाता है तो कोई भी राज्य अलग थलग नहीं पड़ेगा और एक राज्य भी सभी का मिलकर साथ देगा। ये है सामूहिक सुरक्षा का अर्थ। अब बात कर लेते हैं सामूहिक सुरक्षा की विशेषताएं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सामूहिक सुरक्षा की विशेषताओं का अध्ययन करने से पहले हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि सामूहिक सुरक्षा जो है उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है, सामूहिक सुरक्षा किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हिस्सा बनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामूहिक सुरक्षा से पहले बैलेंस ऑफ पावर का सिद्धांत शांति स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लंबे समय तक चलता रहा, परंतु बैलेंस ऑफ पावर की अपनी कुछ सीमाएं थी, अपनी कुछ लिमिटेशंस थी। उसके बाद का जो सिद्धांत है वो सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है, यानी बैलेंस ऑफ पावर का बहुत हद तक निखरा हुआ रूप जो है वो सामूहिक सुरक्षा है। यदि हम बात करें कि इसका जन्म कब हुआ सामूहिक सुरक्षा का, तो हम कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी में
ओस्नाका ब्रुक ट्रीटी यूरोपीय राज्यों के बीच में हुई थी, यानी ओस्नाका ब्रुक के नाम से संधि हुई थी। और उसमें ये निर्णय लिया गया था 17वीं शताब्दी में कि यदि कोई खतरा किसी राज्य को होगा तो सामूहिक सुरक्षा के रूप में सभी राज्य उसका जो है मिलकर सामना करेंगे। यूरोप में शांति की स्थापना के उद्देश्य से विलियम पेन और विलियम पिट ने सन 1805 में सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का प्रचार और प्रसार किया। ये दो विद्वान थे जिन्होंने शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए पूरे यूरोप में सामूहिक सुरक्षा का जो सिद्धांत है उसका प्रचार प्रसार जो है वो किया। 20वीं शताब्दी में यह विचार और अधिक बल पकड़ गया और 1910 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने शांति प्रिय देशों को एक शांति संघ की स्थापना के लिए सुझाव दिया। यानी जो लाइक माइंडेड देश थे, जो शांति प्रिय देश थे, जो एक प्रकार के देश थे, उनको रूजवेल्ट ने यह सुझाव दिया कि वो मिलकर अपनी सामूहिक सुरक्षा के लिए प्रयत्न करें और मिलकर कोई जो है इस प्रकार का संगठन बनाएं, मिलकर कोई ऐसा कार्य करें कि सामूहिक रूप से सभी की सुरक्षा हो जाए। इसके बाद 1917 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने भी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में अपने विचार रखे। उन्होंने उनके परिणाम स्वरूप ही, यानी वुड्रो विल्सन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही राष्ट्र संघ, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था, उसमें उसका जब संविधान लिखा गया तो वुड्रो विल्सन ने अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को अंकित करवाया। तो इस तरह से मॉडर्न अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी, यानी आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वुड्रो विल्सन के प्रयासों से सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो चलकर राष्ट्र संघ जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संविधान में भी अनुच्छेद 16 के तहत जो है शामिल हो गया। तो ये इसका संक्षिप्त इतिहास है सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का, कि किस प्रकार से सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हिस्सा बनी। अब बात करते हैं सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की विशेषताओं का। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की विशेषताओं में सबसे पहले जो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की विशेषता है वो है सामूहिक सुरक्षा शक्ति प्रबंध का साधन है। यानी सामूहिक सुरक्षा जो है वो एक तरह से शक्ति को का प्रबंध करना है, शक्ति को चैनलाइज करना है, शक्ति को व्यवस्थित करना है, शक्ति को नियंत्रित करना है, क्योंकि शक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में युद्ध का कारण बनती है। तो जब तक शक्ति को नहीं रोका जाता या शक्ति को गैर तर्कपूर्ण ढंग से बढ़ने से नहीं रोका जाता, तब तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी भी तरह से जो है वो शांति की व्यवस्था नहीं की जा सकती। तो सबसे पहली विशेषता सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की यही है कि शक्ति को नियंत्रित निर्देशित किया जाए और शक्ति को जो है प्रतिबंधित किया जाए, या फिर शक्ति को तर्कपूर्ण किया जाए, या फिर शक्ति का जो है उचित प्रबंधन किया जाए, शक्ति को गलत दिशा में जाने से रोका जाए। नंबर 2 जो पॉइंट है सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की, नंबर 2 जो विशेषता है वो है शांति का एक मार्ग इसको माना जाता है। इट इज अ वे टू पीस, फॉर फॉर्मेशन ऑफ पीस। It is a kind of tool which is used by international states collectively. जो अंतर्राष्ट्रीय राज्य हैं मिलकर शांति की स्थापना के लिए सामूहिक सुरक्षा को एक टूल के रूप में, एक साधन के रूप में यूज करते हैं,
ताकि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रयोग कर कर और आक्रमणकारी राज्यों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही कर कर शांति की स्थापना की जा सके और आक्रमणकारी राज्यों को जो है सबक सिखाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज आक्रमण सार्वभौमिक है, एग्रेशन आर यूनिवर्सल। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का ये एक अन्य जो विशेषता है या अन्य जो धारणा है जो सामूहिक सुरक्षा में मानी जाती है कि सामूहिक सुरक्षा जो मान के चलती है जिस बात को, या सामूहिक सुरक्षा में विश्वास रखने वाले विद्वान जो हैं जिस बात को वो मानकर चलते हैं वो ये है कि आक्रमण जो है या युद्ध जो है वो सार्वभौमिक है। युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता। युद्ध पूरे विश्व में फैले हुए हैं, राज्य अलग अलग एंटिटीज हैं, राज्य अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता हैं और कोई ना कोई राज्य विश्व के किसी ना किसी कोने में लड़ता झगड़ता रहता है और युद्ध देशों के बीच में हमेशा से रहे हैं और आगे भी बहुत लंबे समय तक चलते रहेंगे। इस सिद्धांत को मानते हुए ही सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अस्तित्व में आई थी, यानी युद्ध को वो नकारते नहीं हैं। ये सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की जो है वो अन्य विशेषता है। इसके अलावा सामूहिक सुरक्षा का जो सिद्धांत है उसकी अन्य विशेषता है कि यह मध्य स्तरीय व्यवस्था है। मध्य स्तरीय व्यवस्था यानी मध्य स्तरीय व्यवस्था ये बीच का रास्ता है। बीच का रास्ता, अब प्रश्न उठता है कि किस के बीच का रास्ता? बीच का रास्ता है बैलेंस ऑफ पावर और अंतरराष्ट्रीय सरकार के बीच का रास्ता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर में राज्यों का जो है गुटबंदी होती है, राज्य दो धड़ों में बंट जाते हैं। और क्यों बंटते हैं? क्योंकि उनको शांति स्थापित करनी है, ये शांति स्थापित करने का एक तरीका है। और दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय सरकार की, वर्ल्ड गवर्नमेंट की। वर्ल्ड गवर्नमेंट एक आदर्श की बात है। अंतरराष्ट्रीय सरकार का हम गठन नहीं कर सकते। अंतरराष्ट्रीय सरकार को बनाना बहुत एक कल्पना की बात प्रतीत होती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रभुसत्ताशाली राज्य जो हैं वो कार्य करते हैं और वही मुख्य अभिकर्ता हैं। और 1, 2, 10, 20, 50 अंतरराष्ट्रीय राज्य नहीं हैं, बल्कि 200 से भी अधिक ऐसे राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपना स्वतंत्र प्रभुत्व या प्रभुसत्ता रखते हैं। तो उनको सभी को एक करना और उनके ऊपर एक बड़ी सरकार बना देना, ये कहीं ना कहीं एक कल्पना प्रतीत होती है जिसको हम पूर्ण नहीं कर सकते। तो लेकिन शांति हमें स्थापित करनी है। अब बैलेंस ऑफ पावर पुराना सिद्धांत है और अंतरराष्ट्रीय सरकार हम बना नहीं सकते। अब बीच का रास्ता क्या बचता है? बीच का रास्ता बचता है सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर से अधिक जो है व्यापक सिद्धांत है, अधिक बड़ा सिद्धांत है, अधिक लचीला सिद्धांत है और उसमें अधिक राज्य जो है वो शामिल हो सकते हैं। इसलिए बैलेंस ऑफ पावर को इसलिए बैलेंस ऑफ पावर और अंतरराष्ट्रीय सरकार के बीच में मध्य स्तरीय जो व्यवस्था है वो सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शत्रु युद्ध अथवा आक्रमण है, राज्य नहीं। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि जो युद्ध है वो शत्रु है, राज्य शत्रु नहीं है। यानी राज्यों को तो मिलाकर चलना है, लेकिन यदि राज्य जो है, जो राज्य युद्ध करता है उसका विरोध किया जाता है, परंतु राज्य को एक तरह से गलत नहीं माना जाता, राज्य को खत्म नहीं किया जाता, राज्य को बर्बाद नहीं किया जाता, राज्य को अंतर्राष्ट्रीय नक्शे से उड़ाया नहीं जाता, जबकि युद्ध से दुश्मनी है। यानी सामूहिक सुरक्षा में युद्ध को समाप्त करना है, राज्य को समाप्त नहीं करना है। तो शत्रु जो है वो युद्ध हुआ, राज्य शत्रु नहीं माना जाता सामूहिक सुरक्षा में।
नेक्स्ट जो विशेषता है सामूहिक सुरक्षा की, वो है सामूहिक सुरक्षा निवारक का काम करता है। कोलेक्टिव सिक्योरिटी एज अ डेटरेंट सिस्टम। इसका क्या अभिप्राय है? निवारक क्या होता है कि जो सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है वो अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के बीच में ये भय उत्पन्न करता है, ये डेटरेंट जो है वो उत्पन्न करता है कि यदि किसी राज्य ने सहयोगी राज्यों में से किसी एक राज्य के ऊपर आक्रमण किया तो उसको सामूहिक कार्यवाही झेलनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए, यदि सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के तहत 50 राज्यों ने सामूहिक सुरक्षा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, सामूहिक सुरक्षा के साथ वो बंधे हुए हैं, तो 51वां राज्य यदि आक्रमण करेगा तो वो आक्रमण करने से पहले 100 बार ये सोचेगा कि यदि मैंने इनमें से एक राज्य के ऊपर भी आक्रमण किया तो मेरे ऊपर 50 राज्य मिलकर हमला कर सकते हैं। इस तरह उसके गैर तर्कपूर्ण शक्ति पर अंकुश लगता है और वो डर जाता है, वो डेटरेंट काम कर जाता है और जो है वो युद्ध करने से कई बार बच जाता है, और यदि युद्ध नहीं होगा तो शांति की स्थापना हो जाएगी। अन्य जो विशेषता है सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की, वो है कि अंतर्राष्ट्रीय सरकार या संगठन की आवश्यकता पर बल। सामूहिक सुरक्षा हालांकि ऐसा प्रयास है, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि बैलेंस ऑफ पावर के बीच और अंतर्राष्ट्रीय सरकार बनने से पहले सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सिद्धांत ही कार्य करता है, परंतु फिर भी सामूहिक सुरक्षा का जो सिद्धांत है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना जरूर करता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अस्तित्व में लेके आने के लिए जो है प्रयास जरूर करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत सामूहिक सुरक्षा को चलाना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सामूहिक सुरक्षा को चलाने के लिए कोई ना कोई संगठन चाहिए, कोई ना कोई एजेंसी चाहिए। तो इसलिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की उत्पत्ति होना ये लाजमी जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक शक्ति के प्रभुत्व का समर्थन। सामूहिक सुरक्षा का जो सिद्धांत है वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में शक्ति के प्रभुत्व का जो सिद्धांत है, यानी पावर पॉलिटिक्स जो है, यानी शक्ति की जो राजनीति है, उसका जो है समर्थन करता है कि शक्ति की राजनीति को, यानी शक्ति की राजनीति मतलब हर एक राज्य जो है वो शक्ति के लिए प्रयास करता रहता है। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत राज्यों की शक्ति को जायज मानता है और ये मानता है कि राज्यों द्वारा उनकी शक्ति बढ़ाए जाने को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि प्रत्येक राज्य का ये अधिकार है कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाए और अपने अधिक से अधिक हित जो है वो प्राप्त करे। तो इस तरह से सामूहिक सुरक्षा का जो सिद्धांत है वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो है शक्ति के प्रभुत्व का समर्थन करता है, और ये मानता है कि शक्ति के लिए संघर्ष ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है और किसी भी राज्य को शक्ति प्राप्त करने से रोका नहीं जा सकता, बल्कि शक्ति का दुरुपयोग करने से रोका जा सकता है। शक्ति का गैर तर्कपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है। ये भी अन्य विशेषता है सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि युद्ध रोकने के लिए लगातार सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था कार्य करती रहती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है विषय है कि
अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्योंकि युद्ध होना निश्चित है, लाजमी है, देश किसी न किसी बात को लेकर झगड़ते हैं, चाहे वो सीमा विवाद है, चाहे कोई राजनीतिक मुद्दा है, चाहे आर्थिक मुद्दा है, चाहे वो कोई जमीनी विवाद है, चाहे वो कोई अन्य प्रकार का जो है विवाद है, व्यापार को लेकर कोई विवाद है या कोई अन्य विवाद है। तो ये जो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था है, ये लगातार इस बात का जो है वो प्रयास करती रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में झगड़े, मुद्दे और समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन प्रयास किया जाता रहे कि भाई शांति को स्थापित रखना है और कोई ऐसा युद्ध ना हो, कोई ऐसा जिसके पीछे कोई तर्क ना हो, जो केवल और केवल साम्राज्यवाद को बढ़ाने की नीति पर आधारित हो, ऐसा कोई युद्ध ना हो, या युद्धों को जितना कम से कम किया जा सके उतना किया जाए। तो ये सारे जो है सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के जो है विशेषताएं हैं। अब बात कर लेते हैं सामूहिक सुरक्षा और बैलेंस ऑफ पावर की, यानी शक्ति संतुलन व कलेक्टिव सिक्योरिटी। हालांकि दोनों में बहुत सारे अंतर भी हैं, दोनों में बहुत सारी समानताएं भी हैं। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द similarities between balance of power and collective security. First of all, let's begin with common purpose. दोनों का जो पर्पस है, दोनों का जो उद्देश्य है, वो साझा है। चाहे वो बैलेंस ऑफ पावर हो, चाहे वो कलेक्टिव सिक्योरिटी हो, दोनों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जगत से युद्धों की समाप्ति करना है या युद्धों को कम करना है और शांति को बढ़ावा देना है या भाईचारे को बढ़ावा देना है या आपसी संबंधों को बनाए रखना है। ये दोनों का साझा उद्देश्य है, ये दोनों में समानता है। दूसरा जो पॉइंट है वो साधनों में समानता। चाहे वो बैलेंस ऑफ पावर हो, चाहे वो सामूहिक सुरक्षा हो, दोनों युद्ध को ही युद्ध से समाप्त करने के पक्षधर हैं। यानी युद्ध होगा तो युद्ध समाप्त होगा और उसके बाद शांति होगी, क्योंकि दो प्रकार की शक्तियां जो हैं वो लड़ेंगी। दोनों प्रकार के संगठनों में या दोनों प्रकार के गठबंधनों में जो है यदि शक्ति संघर्ष है, एक राज्य आक्रमणकारी है और दूसरा राज्य जो है वो उसके ऊपर आक्रमण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों राज्य आपस में युद्ध करेंगे और युद्ध करने के बाद जब एक की हार एक की जीत हो जाएगी तो शांति की स्थापना हो जाएगी। और जो जायज युद्ध है वो जायज युद्ध को जायज ठहराया जाएगा और नाजायज युद्ध को नाजायज ठहराया जाएगा। अगर युद्ध जायज है तो शांति की स्थापना हो जाएगी, अगर युद्ध नाजायज है तो नाजायज यानी आक्रमणकारी देश को मिलकर सबक सिखाया जाएगा। ये भी दोनों के जो सामूहिक सुरक्षा और बैलेंस ऑफ पावर दोनों के बीच में समानता है। दूसरी जो बड़ी समानता है दोनों विचारधाराओं में वो है युद्ध को साधन के रूप में मान्यता देना। जैसा कि पिछले पॉइंट में भी हमने डिस्कस किया कि युद्ध का प्रयोग युद्ध को रोकने के लिए दोनों व्यवस्थाएं करती हैं। दोनों सिद्धांत यानी बैलेंस ऑफ पावर और कलेक्टिव सिक्योरिटी युद्ध का प्रयोग इस तरह से करना चाहते हैं कि हम युद्धों को समाप्त कर दें, क्योंकि आक्रमणकारी देश के विरुद्ध यदि युद्ध किया जाएगा तो आक्रमणकारी देश को रोका जा सकता है, डेटरेंट किया जा सकता है, उसकी पावर, उसकी शक्ति को जो है नियंत्रित निर्देशित किया जा सकता है, उसकी शक्ति को प्रतिबंधित किया जा सकता है। और ये सब करने के लिए जो सामूहिक सुरक्षा या बैलेंस ऑफ पावर की अवधारणा में विश्वास रखने वाले राज्य हैं वो आक्रमणकारी देश के विरुद्ध युद्ध करेंगे और युद्ध करके शांति की स्थापना करने का प्रयास जो है वो करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोनों की जो समानता है वो है शांति संबंधी समान धारणा। शांति स्थापित करने के लिए दोनों विचारधाराएं एक जैसा काम करती हैं, यानी आक्रमणकारी देश के विरुद्ध युद्ध करती हैं और युद्ध जीतने के बाद शांति की स्थापना हो जाएगी ऐसा मानती हैं। नेक्स्ट है राज्य आक्रमण का अंत संयुक्त प्रयत्नों द्वारा चाहते हैं। स्टेट्स आर विलिंग टू एंड एग्रेशन थ्रू जॉइंट एफर्ट, यानी
सामूहिक युद्ध के द्वारा युद्ध को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है और सामूहिक युद्ध के द्वारा युद्ध को समाप्त करके शांति की स्थापना करने का प्रयत्न जो है वो बैलेंस ऑफ पावर और सामूहिक सुरक्षा द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो समानता है, आक्रमणों के अंत के लिए सैनिक सहयोग में विश्वास। चाहे वो बैलेंस ऑफ पावर है, चाहे वो चाहे वो सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है, दोनों ही सिद्धांत मिलकर इस बात पर सहमत हैं कि आक्रमणों के अंत के करने के लिए देशों को मिलकर सैनिक कार्यवाही करनी पड़ेगी और आक्रमणकारी देश को जो है वो सबक सिखाना पड़ेगा और उसके बाद ही शांति की स्थापना हो पाएगी। लेट अस टॉक अबाउट the differences between balance of power and collective security। दोनों के बीच में अंतर क्या है, हम जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि दोनों सिद्धांतों के बीच में बेसिक जो है अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर यह है शक्ति संतुलन प्रतियोगी जबकि सामूहिक सुरक्षा सहयोगी व्यवस्था है। शक्ति संतुलन प्रतियोगी व्यवस्था है, यानी यहाँ प्रतियोगिता होती है देशों के बीच में कि कौन अधिक शक्ति प्राप्त करेगा और जिसके पास अधिक शक्ति होगी फिर दूसरे राज्य उसकी शक्ति को बैलेंस करने के लिए या कम करने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे। तो दोनों प्रकार के राज्यों के बीच में यहाँ प्रतियोगिता चलती है। जबकि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में क्या होता है कि राज्य जो है वो मिलकर अपनी सैनिक व्यवस्था का विस्तार करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। सभी राज्यों की जो है वो सभी राज्यों की सामूहिक रूप से शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो है सामूहिक शक्ति बड़ी होगी तो किसी भी आक्रमणकारी राज्य को सबक सिखाया जाएगा। तो ये बड़ी एक अंतर है दोनों के बीच में। दूसरा जो अंतर है, शक्ति संतुलन में गठबंधन निश्चित होता है जबकि सामूहिक सुरक्षा में लचीला होता है। बैलेंस ऑफ पावर में दो प्रकार के गठबंधनों का होना जरूरी है, एक शक्ति संतुलन में विश्वास करने वाले राज्य और दूसरे आक्रमणकारी या शक्ति संतुलन में विश्वास ना करने वाले राज्यों का गठबंधन। तो दो गठबंधन काम करते हैं और सटीक होते हैं कि दो गठबंधन होने ही होने हैं, एक आक्रमणकारी राज्यों का और दूसरा जो है सहयोगी राज्यों का। जबकि सामूहिक सुरक्षा में ऐसा कोई निश्चित तौर पर बड़े दो गठबंधनों का होना जरूरी नहीं है। यहाँ केवल आक्रमणकारी देश को अलग थलग किया जाता है या जिस देश ने गैर तर्कपूर्ण ढंग से अपनी पावर बढ़ा ली है उसको अलग थलग किया जाता है। बाकी सभी राज्य मिलकर संयुक्त कार्यवाही करते हैं और संयुक्त रूप से मिलकर संयुक्त युद्ध करने का प्रयास करते हैं। और यदि गठबंधन बनता भी है तो वो बहुत ज्यादा हार्ड एंड कोर, हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, उसमें लचीलापन जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। तो और अन्य जो अंतर है बैलेंस ऑफ पावर और कलेक्टिव सिक्योरिटी में, वो है कि शक्ति संतुलन में शत्रु बाहर से भी हो सकता है जबकि सामूहिक सुरक्षा में हमेशा अंदर से ही होता है। शक्ति संतुलन में शत्रु जो है वो बाहर से होता है, यानी जिन राज्यों ने आपसी गठबंधन किया है वो आपस में जो है युद्ध नहीं करते, बाहर से कोई जो है राज्य आक्रमण करता है तब वो बैलेंस ऑफ पावर के तहत उस पर आक्रमण किया जाता है। जबकि क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी लचीला एक तरह से संगठन बनता है तो कई बार लचीले संगठन के बीच में से ही कोई राज्य खड़ा होकर आक्रमण कर देता है, क्योंकि ज्यादा राज्यों का जो है वो ये संगठन है, ज्यादा राज्यों का जो है इसमें इस्तेमाल होता है, ज्यादा राज्य सामूहिक सुरक्षा में शामिल होते हैं। बैलेंस ऑफ पावर तो 2 या 4 राज्यों के बीच में भी हो सकता है, लेकिन सामूहिक सुरक्षा में बहुत सारे राज्यों का होना जो है वो जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे राज्य मिलकर ही सामूहिक सुरक्षा करेंगे ना, नहीं तो सामूहिक शब्द का अर्थ नहीं रह जाता। सामूहिक का मतलब ही ज्यादा राज्यों का होना है और बैलेंस ऑफ पावर में तो 2 पक्ष हो सकते हैं और 2 राज्य भी अलग अलग हो सकते हैं, या 3 राज्य और 1 राज्य भी अलग अलग जो है वो धड़े या पक्ष हो सकते हैं। तो ये दोनों के बीच में बड़ा अंतर है।
अगला जो अंतर है वो है शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बिना और सामूहिक सुरक्षा जो है इसके द्वारा ही काम करती है। यानी शक्ति संतुलन की अवधारणा जब तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रही तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता नहीं रही, जबकि सामूहिक सुरक्षा, क्योंकि ज्यादा राज्यों के बीच में सामूहिक सुरक्षा का विचार जो है वो फलता फूलता है, इसलिए इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होना जरूरी है। इसीलिए सामूहिक सुरक्षा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा प्रचलित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा चलाया जाता रहा है। इसके अलावा जो और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे शक्ति संतुलन में निष्पक्षता हो सकती है, सामूहिक जो है सुरक्षा में निष्पक्षता नहीं होती। शक्ति संतुलन में राष्ट्र स्वयं को निष्पक्ष रख सकते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वह किसी भी सैनिक गठबंधन में शामिल नहीं होते। कई बार जो राज्य हैं वो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होते, परंतु यानी अगर दो प्रकार के राज्य, कहीं दो प्रकार के देशों के बीच में यदि गठबंधन हो गए बैलेंस ऑफ पावर के सिद्धांत के तहत, तो कुछ राज्य ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी भी गुट में शामिल नहीं है, परंतु जो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा है उसमें बहुत जितने भी राज्य चाहें वो शामिल हो सकते हैं। कोई भी राज्य अलग थलग जो है नहीं रहता, वो एक तरफ जरूर जो है सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की तरफ जरूर आकर्षित रहता है, वो अलग थलग नहीं पड़ता। ये भी जो है अन्य दोनों के बीच में अंतर है। शक्ति संतुलन सीमित परंतु सामूहिक सुरक्षा विश्वव्यापी व्यवस्था है। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि शक्ति संतुलन शक्ति संतुलन तो बहुत सारे प्रकार से हो सकता है, यानी शक्ति संतुलन 2, 4, 5, 10 प्रकार का भी हो सकता है। यानी छोटे छोटे राज्यों के ग्रुप बन सकते हैं, 2-2, 4-4 या 10-10 राज्यों के ग्रुप बन सकते हैं, उसमें भी बैलेंस ऑफ पावर जो है वो काम कर जाता है सिद्धांत। लेकिन जो सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है वो बड़े